ओम सभी को नमस्ते। आज रामानुज कॉलेज द्वारा आयोजित इस योग सत्र में मैं शक्ति आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो आज का विषय है प्रोन पोस्चर्स, जिनको अंग्रेजी में बोलते हैं या हम उनको पेट के बल लेटने वाले आसन कह सकते हैं। तो इन आसनों के अंतर्गत हम इन आसनों का अभ्यास करके कैसे लाभ उठा सकते हैं, कैसे हम अपने जीवन को सुखद बना सकते हैं और इनका प्रभाव हमारे शरीर पर किस प्रकार से पड़ता है, इनका फंक्शन क्या है। तो कुछ पेट के बल लेटने वाले आसन आप हम सभी को ज्ञात हैं। तो आज मेरे साथ मुकुल श्री होंगे और विजय श्री जो हमारी टीम के हैं वो हेल्प करेंगे हमें इस सेशन को पूरा करने में। तो आरंभ करते हैं। तो सबसे पहले जो आसन आता है उस आसन का नाम है भुजंग आसन। ओम महात्मा जी, रमन जी, क्या आप अपना वो बंद हटा सकते हैं, वीडियो वाला वो, तो ये कैमरा मेरा और क्लियर हो जाएगा। ओम ओम नहीं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भुजंग आसन की। तो भुजंग आसन भी एक पेट के बल लेटने वाला आसन है, जिसको हम पेट के बल ही आरंभ करते हैं। तो ये आसन बहुत विशेष आसन है। इस आसन का अभ्यास बहुत से लोग करते आ रहे हैं। ये फेमस आसन भी है, एक प्रसिद्ध आसन भी है भुजंग आसन। तो अब ये भुजंग आसन है, तो इस आसन को किसी योगी ने क्यों बनाया होगा, इसका भी एक कारण होगा। उसका क्या कारण होगा, तो हमें इस ये जानने के लिए हमें सबसे पहले जानना होगा भुजंग के ऊपर। ये भुजंग क्या है, ये कौन से प्रकार का भुजंग है। अनेक प्रकार के भुजंग हैं। अनेक प्रकार के भुजंग हैं। कई प्रकार के भुजंग होते हैं। तो ये इसके अंदर जो बताया गया है मुख्यतः वो बताया गया है इसके अंदर जो मुख्यतः बताया गया है वो आसन है कोबरा। कोबरा आपने सभी ने सुना होगा। कोबरा जो एक प्रजाति है सांप की विशेष, उस आसन उसी के तरह अभ्यास करना। तो ये आसन कोबरा के अंदर क्या ऐसी खास बात है, क्या विशेषता है कि अ, उसको करके कुछ शरीर में लाभ मिलेगा, ये भी विचारणीय है। तो इसके ऊपर कुछ चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कोबरा एक जो सांप है, उसकी जो स्नेक है, उसकी त्वचा बहुत चमकीली होती है ना। त्वचा बहुत चमकीली होगी। नंबर दो, वो बहुत फ्लेक्सिबल होगा, है ना, जो फिजिकल जो हमें दिखता है उतने में। नंबर तीन, कि वो जमीन के अंदर श्वास ले लेगा, ठीक है, कहीं छोटे से छिद्र में घुस के श्वास प्रश्वास कर सकता है। इतनी अच्छी विशेषता। फिर एक विशेषता और भी है उसके अंदर कि वो कुछ भी खाए, बिना चबाए वो सब पच जाता है, उसके दांत नहीं होते। तो उसका जो जूस है, जो या जठराग्नि है, जो भी है, वो कितनी स्ट्रोंग होगी कि कुछ भी खाया वो पच गया। तो ये जो बाह्य, जो एक अच्छी चीज एक स्नेक के अंदर, एक सांप के अंदर हमें, एक सर्प के अंदर में दिखती है, वो ये है। ठीक है। तो अब इस सब के अंदर ये आसन है कौन सा, कोबरा। भुजंग आसन में भी कोबरा। कोबरा, तो कोबरा जो है वो एक ऐसा सांप है, ऐसा सर्प है जो कि अपनी पूंछ पे खड़ा हो जाता है। क्योंकि अब खड़ा होना क्यों, क्योंकि इस आसन के अंतर्गत यदि हम देखें तो सांप लेटा हुआ नहीं है। ऐसे नहीं बनता है आदमी लेट के, तिरछा नहीं होता ऐसे करके ना, वो उठता है। तो इसका मतलब उसका फन उठा हुआ है। तो फन उठा हुआ में बहुत सारे सांप हैं, फन उठाते हैं, पर कोबरा ही विशेष है क्योंकि वो अपनी पूंछ पे खड़ा होता है। तो अब इसके अंतर्गत क्या हुआ,
ये आसन ही, इस आसन का नाम ही, या इस सर के विषय में थोड़ी सी जानकारी ही इस आसन के विषय में, इस आसन को कैसे करना चाहिए, उससे क्या प्रभाव होंगे बता देगा। अब कैसे करेंगे इसको थोड़ा सा मौखिक में समझाने का प्रयास करता हूँ। कि देखिए, आपने सर्प देखा है, सर्प की पूंछ होती है, मतलब ये कोबरा है, कोबरा की पूंछ है, तो पूंछ खुली हुई नहीं होती, पूंछ बंधी हुई होती है, पहली एक चीज। ठीक है, नंबर वन। नंबर दो, वो पूंछ पे खड़ा होता है। ठीक है, अंडरस्टैंड। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि जब हम इस आसन का अभ्यास कर रहे हैं तो हमारे पैर और एड़ी जुड़े हुए, पंजे सीधे, पंजों का ऊपरी भाग जमीन पर, घुटने भी सीधे। ठीक है, तब पैरों की सहायता से शरीर को ऊपर उठाना है, ना कि हाथों की सहायता से। तब ये जाके भुजंग आसन होगा। और धीरे धीरे जैसे व्यक्ति करते रहेंगे उनको उसका प्रभाव पड़ेगा। तो क्या प्रभाव पड़ेगा? प्रभाव पड़ेगा उसका बहुत सिंपल, जैसे अभी बताया कि त्वचा, जो त्वचा है उस पर क्या होगा? चमक आएगी, वो अच्छी होगी। इसका अर्थ खाली चेहरे की त्वचा नहीं होती, पूरे शरीर की त्वचा है वो अच्छी होगी। नंबर दो, क्या होगा? डाइजेशन अच्छा होगा। ये बहुत बेसिक रिजल्ट है। डाइजेशन अच्छा होगा, जो उसका पाचक रस होगा वो इतना स्ट्रांग होगा, वो कुछ भी खाएगा वो पच जाएगा। ठीक है, फिर क्या होगा? वो उसकी फ्लेक्सिबिलिटी, उसकी स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी इतनी बढ़ेगी, इतनी अच्छी होगी, क्योंकि पूरे दिन 24 घंटे हम शरीर को ऐसे रखते हैं, स्पेशली ऊपरी भाग को। तो इसका जो प्रेशर है वो कम होगा, ये अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, ऊपरी भाग को पीछे लेके जाएगा। इससे हार्ट की डिजीज, लंग्स की प्रॉब्लम से भी मुक्ति मिलने में सहायता होगी। तो और अब एक इसका एग्जांपल क्या है? श्वास लेता है कहाँ पर? जमीन के अंदर श्वास लेता है सांप। उसका श्वास स्वसन जो तंत्र है वो कितना मजबूत है, कितना स्ट्रोंग है। तो वो जमीन के अंदर भी सांस ले लेता है, वो दीवार के अंदर भी श्वसन प्रश्वसन कर सकता है। तो इसका अर्थ उसका श्वसन तंत्र बहुत अच्छा है। तो इस प्रकार से यदि हम इस आसन का अभ्यास करते हैं तो हमारा श्वसन तंत्र भी पूर्ण रूप से विकसित हो सकता है, या बहुत स्ट्रोंग हो सकता है, या स्वतंत्र स्वतंत्र श्वसन तंत्र संबंधित कोई रोग हो उससे मुक्ति मिलने में सहायता कर सकता है। तो ये आसन बहुत विशेष है। ठीक है, अब इस आसन को हम सही अलाइनमेंट में या सही संरेखण में कैसे करेंगे? जो इसके नाम के अनुसार, ये नाम है भुजंगासन। भुजंग में ये है कोबरा। तो अब इस आसन का जो अभ्यास है हम कोशिश करके दिखाएंगे। सबसे पहले पेट के बल लेट जाए। लेटने के पश्चात वही पहले जैसी स्थिति, जैसे मैंने पहले बताया था, कि अपने पैरों को जोड़ लें। ठीक है, पहले एक अलाइनमेंट में लेटे हैं कि आपकी पूरी जो रीढ़ की हड्डी है, जो पूरी स्पाइन है, वो पूरी एक लाइन में है। आपकी जो चिन है वो राइट पोजीशन में है कि नहीं, वो क्या पता चिन का ये वाला हिस्सा या ये वाला हिस्सा ज्यादा उस पर जमीन पर लगा हो, तो उसको अभी ध्यान रखें। यही अवेयरनेस है, यही चीजों का ध्यान रखना होता है। तो पहले ये देखना है कि हम ठीक लेटे हैं कि नहीं, हमारे हिप्स, हमारे शोल्डर्स, हमारी बॉडी एक लाइन में है कि नहीं। अब दोनों पैरों को जोड़िए। ठीक है, अब ये कौन सा आसन है? ये है भुजंग आसन। भुजंग में कौन सा आसन? भुजंग में क्या है? कोबरा। तो कोबरे में क्या है कि कोबरा जो है वो अपनी पूंछ पर खड़ा होता है। तो इस आसन में पूंछ क्या हो गई? हमारे पैर, पूंछ का लास्ट भाग। तो पंजे जुड़े, एड़ी जुड़ी, इनको दबाकर घुटने उठे, घुटने सीधे रहे। यदि घुटने रिलैक्स होंगे तो क्या होगा? ये कोबरा नहीं होगा। यदि घुटने रिलैक्स होंगे तो फिर क्या होगा कि प्रेशर थोड़ा लोअर बैक पर ज्यादा पड़ेगा जब आप उठेंगे तो। ठीक है, हाथों की सहायता से। तो हमें क्या करना है? हमें यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा भाग एक्टिव करना है। तो पंजे दबाइए, पंजे जोड़िए, एड़ी जोड़िए और घुटने उठाइए, घुटनों को एंगेज कीजिए। अब घुटनों के अंदर भी बहुत सारा अलाइनमेंट है, बहुत सारी चीज सीखने की है। एक घुटना ऊपर है, एक घुटना नीचे है। कारण है कि एंकल सही नहीं है, तो उस अलाइनमेंट को भी ठीक करेंगे। घुटना उठाइए, घुटना सीधे कीजिए। यस, वेरी गुड। अब घुटना सीधा कीजिए। अब श्वास भरते दोनों हाथों को या तो यहाँ रख लें या पीछे जोड़ लें, आपकी इच्छा है। फिर शोल्डर ब्लेड को खोलिए, अपने हाथों को साइड में रखिए।
ऐसे अपनी साइड लगा लीजिए, ना लगा लीजिए। अब शोल्डर्स को खोले, खोले, खोले और खोले। वेरी गुड। अब श्वास भरते हुए घुटनों को सीधा रखें, पैरों की सहायता से अपनी जो ठुड्डी है उसको ऊपर उठाएं। जो जो भार हो शरीर का वो पैरों पर अनुभव हो, पर अधिकतम व्यक्तियों को आरंभ में पेट पर या नाभि पर उसका जो जो वेट होगा वो अनुभव होगा, पैरों पर कम होगा। ठीक है। पर अभ्यास करते करते ये मसल्स एक्टिव हो जाएंगी। उसके पश्चात इनका हम प्रयोग करके अपने शरीर के ऊपरी भाग को उठाएंगे। जब शरीर का ऊपरी भाग पैरों की सहायता से उठने लगेगा तो नाभि से नीचे मीन्स यहाँ से लेके पूरा ऊपर तक बहुत ज्यादा खिंचाव उत्पन्न होगा। तो क्या होगा, यहाँ पर लंग्स हैं नीचे, ये लंग्स श्वास ले रहे हैं, अभी यहाँ पर खिंचा नीचे आ जाइए, रेस्ट कर लीजिए। अभी क्या हुआ कि ये शरीर ऐसे करके पीछे गया, है ना, हमने शरीर को पीछे ऐसे लेके गए, तो क्या हुआ, यहाँ पर खिंचाव हुआ। खिंचाव होने से क्या होता है, खिंचाव होने से हम इतना सोचते हैं स्ट्रेस हुआ, नहीं, इसमें लंग्स की कैपेसिटी बढ़ी। वो कैसे बढ़ी, क्योंकि जब खिंचाव हो रहा है उस समय हम श्वास ले रहे हैं, अपने लंग्स को भर रहे हैं, जबकि लंग्स की जो आपस की दूरी है जो वो है वो कम हो रही है, उस समय हम उसमें वायु भर रहे हैं, हम प्राण भर रहे हैं। तो क्या होगा, लंग्स के अंदर जो ब्लॉकेज है वो दूर होगी, तो श्वसन तंत्र में के स्वस्थ होने में सहायता मिलेगी। पहले चीज तो ये, दोबारा कीजिए महाराज। ओम। श्वास भरिए, शोल्डर ओपन कीजिए। ठीक है। अब यहीं पर श्वास प्रश्वास करना है। श्वास प्रश्वास से तात्पर्य है, यदि आप व्यक्ति के इलाज के लिए कर रहे हैं, उसके रोग उपचार के लिए कर रहे हैं, तो यहाँ पर पूरक और रेचक का अभ्यास करें। पूर्ण रूप से और कंट्रोल करके श्वास को भरें और धीरे धीरे बाहर निकालें। धारणा भी मुख्य है। ठीक है। तो ये भुजंग आसन का, और उसके पश्चात यहाँ पर गला है, ये थायराइड का इंडिकेशन है, ये साइड में थायराइड का। ठीक है, ये ऊपर जा रहा है। तो अभी क्या हो रहा है, यहाँ पर एक फंक्शन और काम कर रहा है फिजिक्स का, वो है ग्रेविटी। ठीक है। एक भाग पर तो ग्रेविटी ज्यादा फील हो रहा है, एक भाग पर ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहा है। इन दोनों ही क्रम में हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी क्रियाएं घट रही हैं। ठीक है। तो शरीर का जो डिसबैलेंस है वो बैलेंस बनाने की भी एक प्रक्रिया है, क्योंकि ये ऊपर का भाग टोटल बाहर ही होता है, ये अंदर तो अंदर, ये स्पाइन का नीचे का भाग अंदर की ओर होता है। इस आसन में ये एक लाइन में आ सकते हैं या आ जाते हैं अच्छे अभ्यास से। अब नीचे आ जाइए। ठीक है, दोनों हाथों को उसके नीचे रख लीजिए विश्राम स्थिति में। ठीक है। तो ये छोटा सा भुजंग आसन का अभ्यास हुआ। ठीक है। अब जब हम इस भुजंग आसन का अभ्यास कर रहे थे तो लंग्स हुआ, खिंचाव कहाँ से हुआ, यहाँ पर पूरा खिंचाव हुआ, ये जितना भी मसल्स था पेट का सामने का, इन पर पूरा दबाव पड़ा और ये पूरी एक्सपेंड हुई। इनके एक्सपेंड होने से क्या हुआ, जो हमारी जो आउटर लेयर है या हमारी जो फीलिंग ऑफ द बॉडी है विद आवर इंटरनल ऑर्गन, वो और ज्यादा क्लोज हो जाएगी। और यू कैन से वो जो मसल्स एक्सपेंड होंगी पूरी की पूरी, तो हमारे जो ऑर्बिटल ऑर्गन है उनके साथ हमारी फीलिंग ज्यादा होगी, हमारा जो उससे और ज्यादा क्लोज हो जाएगा। तो श्वास भरेंगे तो पेट बाहर निकलेगा, श्वास भरते हुए पेट अंदर जाएगा। तो जब ये नेचुरल प्रक्रिया है जो होती है, जैसे कि हम एक बैलून में गैस भरें तो बैलून फूल जाता है, और उसकी गैस निकालें तो वो बाहर निकल जाता है, सेम ऐसे ही हमने यदि श्वास लिया तो श्वास फेफड़ों में भी जाएगा, उसके बाद डायफ्राम को धक्का देगा और पेट बाहर आएगा। ठीक है। फिर उसके बाद पेट अंदर जाएगा श्वास को बाहर निकालते हुए। तो इन दोनों प्रक्रिया के अंतर्गत जब हम खिंचाव की स्थिति में करेंगे तो जो अंदर के अंग हैं, जो इंटरनल ऑर्गन है, जो ऑल डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड जितने भी अंग हैं, उन सभी पर प्रभाव पड़ेगा। क्या प्रभाव पड़ेगा, उन सभी पर एक्सरसाइज होगी। जो एक्सरसाइज होगी तो क्या होगा, उनकी जो जिस मसल्स से, जिस टिश्यू से जो बने हैं, उनके अंदर जो मसल्स हैं, जो वेन्स हैं, उनके अंदर सर्कुलेशन बढ़ेगा, वो हेल्थी होंगे। तो इसलिए आसन बहुत प्रभावशाली होते हैं। ठीक है। तो ये बहुत इंटरनल उसमें काम करते हैं, पर ये बेसिक अलाइनमेंट है। इसके अंदर और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसको हमें ध्यान रखना है। उसके अंतर्गत एक चीज और है, वो है धारणा। यदि हमें फेफड़ों का रोग है तो हमें फेफड़ों की धारणा करनी होगी, यदि हमें डाइजेशन का रोग है तो हमें डाइजेशन की धारणा करनी होगी, तभी हमें उस रोग से मुक्ति मिलने में सहायता होगी। तो ये थोड़ा सा भुजंग आसन का एक्सप्लेनेशन था, थोड़ा सा भुजंग आसन का थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन। तो भुजंग आसन
जो है वो बहुत ट्रेडिशनल आसन है, जैसे मैंने पहले बताया, वो बहुत लाभकारी भी है, हमारे पाचन तंत्र के लिए बहुत लाभकारी है। यदि इस आसन को नियमित रूप से किया जाए तो आश्रित लाभ मिलेंगे। ठीक है। योगियों को इस आसन करने की आवश्यकता किस लिए पड़ती थी, क्यों वो करते होंगे, इस बारे में भी हमें विचार करना चाहिए। ठीक है। क्योंकि उनको ध्यान में बैठना होता है, एक समय, एक लंबे समय ध्यान में बैठना है, उसके लिए शरीर के सभी अंगों का सुचारू रूप से कार्य करना बहुत आवश्यक है। तो भुजंग आसन एक ऐसी स्थिति है जिससे हम अपने शरीर के बहुत सारे अंगों पर प्रभाव डाल सकते हैं। ठीक है। तो इसलिए हम भुजंग आसन का अभ्यास करते हैं। तो अब भुजंग आसन का ये तो एक सामान्य एक लाभ हुआ। अब भुजंग आसन के और भी लाभ हैं। जैसे कि हम बोलते हैं कमर दर्द। अब कमर दर्द में भुजंग आसन का फंक्शन क्या होगा। सबसे पहला एक चीज हमें ध्यान देनी होगी कि कोई भी बैक बेंडिंग है, ठीक है, जैसे कि ये मेरी उंगली है, मैं पीछे जा रहा हूँ इधर, तो क्या हो रहा है, इधर तो सलवट आ रही है, इधर खिंचाव हो रहा है। ठीक है। दिख रहा है, ये सलवट आ रही है, इधर दूसरी साइड में खिंचाव हो रहा है, यहाँ पर खिंचाव हो रहा है। ठीक है। इसको पीछे आते ही तो क्या हुआ, जो भी बैक बेंडिंग का आसन है, वो आसन शरीर के सामने के भाग पर असर डालता है, सामने के भाग के लिए है। जो भी फॉरवर्ड बेंडिंग का है वो शरीर के पृष्ठ भाग के लिए है या नर्वस सिस्टम के लिए। तो जब हम बैक बेंड कर रहे हैं, मुख्य रूप से ये हमारे शरीर के जो सामने के अंग है, जो मशीनरी है, उसके लिए आवश्यक है। ठीक है। तो पर इसका कमर दर्द में कैसे लाभ मिलता है, ये तो है, अब कमर दर्द में लाभ कैसे मिलता है, इसका कारण ये है क्योंकि ये एक ऐसी स्थिति है सर की जो स्पाइन की स्वाभाविक स्थिति के अनुरूप नहीं है। वो स्पाइन की स्वाभाविक स्थिति के विपरीत है। स्पाइन की स्वाभाविक स्थिति है लगभग ऐसे, आई एम नॉट अ गुड पेंटर, बट जैसे भी है ऐसे करके है, आई एम नॉट वेरी गुड पेंटर। ठीक है। तो बस थोड़ा समझाने के लिए थोड़ा पास से दिखा दीजिए। तो ये स्पाइन की शेप हो गई है। ठीक है। तो लगभग हमारा ऊपर का जो भाग है वो हमारा ऐसे ऐसे करके है, ऊपर का भाग ऐसे है, यहाँ पर हमारी जो सिर है, तो इस प्रकार से है। जो ऊपर का भाग है वो बाहर की ओर है, जो नीचे का भाग है वो अंदर की ओर है। ठीक है। तो ऐसी कौन सी स्थिति होगी जिसमें ये पूरी स्पाइन एक लाइन में हो जाए, या उसकी कौन सी बिगिनिंग होगी, उसके लिए जो हमारे जो योगी जन है ना, उन्होंने एक रास्ता चुना। वो था कि शरीर को इस भाग से मोड़ा जाए, ऐसे भाग से मोड़ा जाए जो खाली ये जो ऊपर का भाग है वो उसकी इसकी एक लाइन में आ जाए। तो उसके लिए क्या उन्होंने डिजाइन किया, उन्होंने कुछ सामान्य शर्त नहीं चुना, क्योंकि सामान्य शर्त पूरा नहीं उठा सकता है। तो उन्होंने चुना कौन सा, कोबरा। क्योंकि जब हम पैरों को नीचे दबाएंगे, जब लास्ट में इस आसन के अंदर, जैसे मैंने पहले बताया, वो जब घुटने उठा लेंगे तो डायरेक्टली हम इस पार्ट को, क्योंकि ये सारे के सारी मसल्स एक्टिव हो जाएंगी, ये पूरा का पूरा शरीर एक हो जाएगा, इतना हिस्सा, जब ये सारा हिस्सा एक हो जाएगा तो ये ऊपर का पार्ट इजी टू कंट्रोल हो जाएगा और हम इसको इजीली रूट से उठा सकते हैं। यदि हम इसको पूरे को, नीचे के भाग को एंगेज किए बिना, पैरों तक इसको एंगेज किए बिना इसको उठाते हैं, तो ये ऊपर का भाग पूरा कभी नहीं खुलेगा, क्योंकि मसल्स यहाँ की कभी एंगेज नहीं हुई जिसको सपोर्ट करके ये पूरा ऊपर उठ सके। ठीक है। तो भुजंग आसन एक ऐसी क्रिया भी है जो स्पाइन के ऊपरी भाग को, इसको हमारे नीचे का जो भाग है उससे एक लाइन में लाती है। ठीक है। तो इसका बहुत प्रभाव हमारे विशेष चक्रों पर भी पड़ता है, इसलिए भी इस आसन को करते हैं। तो ये भुजंग आसन का थोड़ा सा आपने स्ट्रक्चर समझा। और अब तो इस प्रकार से तो इस प्रकार से यदि भुजंग आसन से ऊपर का शरीर का जो भाग है, वो स्पाइन का जो भाग है, उस पर प्रभाव पड़ रहा है, तो यह आसन सर्वाइकल आदि रोगों में भी बहुत लाभकारी है, फ्रोजन शोल्डर आदि रोगों में भी बहुत लाभकारी है। यदि इस आसन का सही ढंग से अभ्यास किया जाए तो इसके आशतीत लाभ हैं। तो उनके फंक्शन मैंने थोड़े से अभी आपको बताए हैं। तो अब इसके पश्चात हम दूसरा आसन एक लेंगे। अभी
धनुरासन, इसके धनुरासन के विषय में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। दूसरा आसन है धनुरासन। अब धनुर एक कोई पशु पक्षी नहीं है, ये एक तरह की मशीन है, ठीक है, जिसमें एक तीर होता है, ऐसे करके उसको हम प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो इसका अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ होगा, अब धनुर है तो धनुर के अनुसार धनुर की शेप देखिए, धनुर का कार्य देखिए, और कार्य करने का ढंग सोचिए क्या होगा। उसकी एक रस्सी है या कोई रोप है, कुछ भी है, या स्ट्रिंग है, वो या तार बांधा हुआ है, कुछ भी है, वो पीछे खींचता है, ठीक है। वो पीछे खींचता है, फिर इतनी शक्ति जनरेट होती है कि वो एक कोई लकड़ी का या लोहे का कोई तीर या कोई भारी वो चीज को बहुत आगे तक धकेल सकता है या किसी को आघात पहुंचा सकता है। तो ये तो बहुत विशेष एक तरह का शस्त्र हुआ, एक मशीन ही। तो इस मशीन की एक योजना क्या आवश्यकता, ये विचारणीय है। उसे क्या मशीन का करना, धनुर का, उस धनुर से क्या लाभ होना, पशु पक्षी का समझ सकते हैं, पर धनुर का क्या होना चाहिए? तो धनुर का इस प्रकार से है, देखिए जब हम धनुर आसन करते हैं तो उस समय हमारे दोनों हाथ और दोनों पैरों का प्रयोग होता है, पर हम क्या करते हैं, अधिकतम हम अपने कमर का या रीढ़ की हड्डी के निचले भाग का प्रयोग ज्यादा करते हैं। हम ABCD में स्टेप बाय स्टेप नहीं चलते। यदि हम अपने हाथों का और पैरों का दोनों का सही उपयोग करेंगे तो ये स्थिति ऐसी है जिसमें हमारे घुटनों का, एंकल्स का, पंजों का और दोनों हाथों का विकास होगा, उनकी लंबाई बढ़ेगी, वो फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, ठीक है। आप देखिए भुजंग आसन, आसन की स्थिति, अपने घुटनों की स्थिति देखिए, अपने एंकल की स्थिति देखिए, अपने हाथों की स्थिति देखिए किस प्रकार की होती है, तो आपको थोड़ा सा उसमें अम, पता लगेगा। अब धनुरासन के बहुत सारे लाभ हैं, इसको करने की भी एक विशेष विधि है। जैसे हम प्रत्येक आसन को सही अलाइनमेंट में करके ही उसका पूरा लाभ ले सकते हैं, इसी प्रकार से धनुरासन को सही ढंग से करने के पश्चात ही हम उसके पूर्ण लाभ ले सकते हैं, ठीक है। तो अब धनुरासन की जो स्थिति है उसको हम अब प्रैक्टिकल में करेंगे, और उसके अनुसार क्या क्या बीमारियां, कौन कौन से रोग दूर हो सकते हैं, किस प्रकार उसका फंक्शन होगा, उस विषय पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले, जैसे पहले मैंने बताया था कि पेट के बल लेट जाएं, ठीक है। अब पेट के बल लेटने के पश्चात में ये धनुर है, धनुर बनाना है, तो सामान्यतः हम कैसे इसका अभ्यास करते हैं, पहले उसको हम थोड़ा सा देखते हैं। जैसे सामान्यतः करते हैं ऐसा क्यों, इतना ही उठता है। आप देखिए, अच्छी तरीके से दिखाइए, ऊपर से भी देखिए, धीरे धीरे ऊपर से दिखाइए, इस प्रकार से इसका अभ्यास किया जाता है सामान्यतः। दोनों पैरों को खोला जाता है, उसके पश्चात में इनको उठाया जाता है, ठीक है। थोड़ा रिलैक्स कर लीजिए, वापस आ जाइए, और दोबारा इसको देखेंगे ऊपर से ही। एक जगह स्थिर होकर दिखाओ, महाराज इतना नहीं घूमना। अब दोबारा करेंगे, देखिए। अब हमने इसको दोबारा किया, अब इसको समझते हैं कि इसके अंदर क्या क्या कमियां हैं और इसके अंदर क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। देखिए, अब इस आसन के अंदर पहले हमने दोनों जंघाई को, दोनों पैरों को हमने खोल लिया है, पैरों को भी खोला हुआ है, घुटनों को भी खोला हुआ है। तो क्या हो रहा है, इनके खुलने के कारण से जो बॉडी वेट है या जो प्रेशर है वो पूरा लोअर बैक पे जा रहा है, जहाँ पर पेन होगा। इसी प्रकार हम इसका प्रयोग करते हैं। नंबर एक तो ये। नंबर दो, यदि ये धनुर है तो ये किस प्रकार का धनुर है, ये कौन सी शेप है। वो धनुर तो सारा जुड़ा हुआ होता है इस प्रकार से, ठीक है, एस शेप में ही, और ऊपर से भी बंधा हुआ, नीचे से भी बंधा हुआ। अब दोनों घुटनों को जोड़िए, हाँ ये थोड़ा धनुर लग रहा है। अब ये आसन जब घुटने और पैर जुड़े तो ये धनुर की स्थिति में लग रहा है, पर इसको आरंभ में कर पाना शायद कठिन हो।
पर इसका सही दिशा में अभ्यास किया जाए तो इसके आश्रित लाभ होंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, उसको सही तरीके से करने के लिए कुछ वापस आ जाइए, दोनों घुटनों को वापस करिए, रिलैक्स हो जाइए थोड़ी देर के लिए। अपने मन को प्रिपेयर कीजिए, जो कि बहुत मुख्य है। हर आसन से पहले हर एक व्यक्ति के लिए, ट्रीटमेंट के लिए, उसके उसके उपचार के लिए हमें उसके मन को उस उपचार के लिए प्रिपेयर करना बहुत आवश्यक है। ठीक है, कि उसका उसकी धारणा बनाना, धारणा जो कि योग का छठा, जो अष्टांग योग में छठा अंग है, तो धारणा बहुत मुख्य है। तो अपने मन को अपने शरीर के अनुरूप धारणा के रोग के अनुसार उसकी धारणा बनाइए। अब दोनों पैरों को जोड़िए, घुटनों को मोड़िए, घुटनों को उठाइए, वेरी गुड। अब पंजों को सीधा ऐसे नहीं करना है, दोनों फीट फ्लेक्स होंगे। तो आरंभ में कैसे कर रहे हैं, ऐसे कर लें। अब दोनों हाथों से दोनों घुटनों को, एंकल्स को पकड़िए, वेरी गुड। अब इनको पकड़ने के बाद में दोनों पंजों को लॉक कीजिए, ऐसे। ठीक है, अब ये यहाँ पर लॉक हो गया है, ये स्ट्रिंग यहाँ पर बन गई है। अब श्वास भरते हुए दोनों हाथों से दोनों पैरों को ऊपर की ओर खींचना है, दोनों पैरों से दोनों हाथों को ऊपर की ओर खींचना है। ठीक है, दोनों हाथों से दोनों पैरों को या दोनों एंकल्स को ऊपर की ओर खींचना है, दोनों पैरों से हाथों को ऊपर की ओर खींचना है। तो क्या होगा, क्या होगा, हमारा जो बैलेंस है बॉडी का, जो इस उस समय हमारी नाभि पर आ जाएगा। जब वो नाभि पर आ जाएगा तो शरीर की ऊपर हिस्सा, जो कमर का ऊपर हिस्सा है और कमर का जो निचला हिस्सा है, इनका पूर्ण विकास होगा। ठीक है, तो सारे रोग, जो सामने से गले से लेके नीचे तक के सभी रोगों में आराम मिलेगा, सभी रोगों को दूर करने में सहायता मिलेगी। ठीक है, अब इसको सही तरीके से करने के लिए अब श्वास भरिए, धीरे से शरीर को ऊपर उठाइए, भरी, बहुत अच्छा। घुटनों को जोड़े रखिए, आपके जो पैर हैं घुटने 1 इंच उठे, 1 सेंटीमीटर उठे, कोई बात नहीं, जितना हो सके उतना कीजिए। इस हाथों से अपने पैरों को खींचिए, पैरों से हाथों को खींचिए ऊपर की ओर, दोबारा कीजिए, ऊपर उठाइए, वेरी गुड। और पैर और सिर को एक लाइन में लाइए, अधिकतम घुटने मिले रहें। अब यदि इस प्रकार से हम इसका अभ्यास करेंगे तो लोअर बैक पर कोई प्रेशर नहीं आएगा। ठीक है, जब लोअर बैक के एक भाग पर प्रेशर नहीं आएगा तो हमारी स्पाइन एक लाइन में होगी, जिससे स्लिप डिस्क आदि जो रोग हैं उनमें उनके दूर होने में सहायता मिलेगी। ठीक है, अब रुक जाइए, विश्राम कीजिए थोड़ा सा, पहले अपने पैरों को रिलैक्स कीजिए, अपने आप को रिलैक्स कीजिए, फिर इसके थोड़े से और डीप अलाइनमेंट की बात करेंगे। फिर दोबारा घुटने मोड़िए। अब दोनों हाथ पैरों से, दोनों हाथों से दोनों उनको एंकल्स को पकड़िए, फिर टो को फ्लेक्स कीजिए, यस, वेरी गुड। अब श्वास भरते हुए शरीर को ऊपर उठाएं। अब इसके अंदर नेक्स्ट चीज आती है कि हमारे दोनों शोल्डर्स की स्थिति, कि हमारे दोनों शोल्डर आगे हैं, पीछे हैं, तिरछे बिरछे नहीं है। वो क्यों, वो इस पर डिपेंड होगा हमारे दोनों हाथों पर। हमारे हाथों ने हमारे जो ये एंकल है, इसको कितना डीप पकड़ा हुआ है, कितना अंदर तक पकड़ा हुआ है। अधिकतम क्या होता है कि एक हाथ में तो इतना पकड़ा हुआ है, इतना, एक हाथ में, दूसरे हाथ में ज्यादा पकड़ा हुआ है, तो कंधे भी एक लाइन में नहीं होंगे। तो हमें सबसे पहले ये भी ध्यान देखना है, दोनों हाथों का जो प्रेशर है, उनकी पकड़ है, वो भी बराबर हो दोनों एंकल्स पर। फिर अपने श्वास भरते हुए शरीर को ऊपर उठाएं, वेरी गुड, टो को फ्लेक्स रखें, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, वापस आ जाएं, श्वास बाहर निकालते, बहुत अच्छा। तो ये हमने थोड़ा सा अभी आसन का अभ्यास किया, धनुरासन का अभ्यास किया। इसका थोड़ा सा अलाइनमेंट के विषय में जाना। अब धनुरासन के कितने लाभ हो सकते हैं, इसके विषय पर थोड़ी चर्चा करते हैं और किस प्रकार से होंगे। जो धनुरासन है, इसके विशेष लाभ हैं। सबसे पहले लाभ कहाँ पर होगा, क्योंकि इसमें बैलेंस जो है मुख्य रूप से नाभि पर बनेगा, तो हमारे जो जितना भी डाइजेस्टिव सिस्टम है उस पर प्रभाव पड़ेगा। तो इसका प्रभाव पैनक्रियास पर पड़ेगा। जिनको डायबिटीज है उनके लिए बहुत अच्छा है यदि वो इसको सही अलाइनमेंट में करे। ठीक है, जिनको इंडाइजेशन है, जिनका डाइजेशन ठीक नहीं रहता है, उनके लिए बहुत अच्छा है यदि उसको सही अलाइनमेंट में करें। जिनको हार्निया है वो ना करें। ठीक
या जिनका ऑपरेशन हुआ है किसी प्रकार का, उनको इस आसन का अभ्यास नहीं करना चाहिए। ठीक है। उसके पश्चात में जिनको स्लिप डिस्क है, यदि आपको अलाइनमेंट का पता है तो आप इसको स्लिप डिस्क आदि के रोगों में भी कर सकते हैं। ठीक है। तो जब उसको सही अलाइनमेंट में करेंगे तो स्लिप डिस्क आदि जैसे रोग हैं, स्लिप डिस्क है, साइटिका है या कमर, सामान्य कमर का दर्द है, इनमें बहुत ही लाभ मिलेगा। तो अब इसके पश्चात में इस आसन के प्रभाव जैसे भुजंग आसन के थे उससे थोड़े से मिलते जुलते हैं। जैसे कि हमने पीछे की ओर गए तो लंग्स का क्या होगा, विकास होगा, लंग्स के लिए बहुत अच्छा है और हमारे गले के लिए बहुत अच्छा है। प्लस ये एक चीज के लिए बहुत अच्छा है, हमारे इसका ज्यादा प्रभाव पड़ता है हमारे नर्वस उस पे, सर्वाइकल पार्ट ऑफ द स्पाइन पर। जो सर्वाइकल पार्ट है स्पाइन का, इस पर बहुत विशेष प्रभाव पड़ता है। उसका कारण क्या है? उसका कारण है, जब हम भुजंग आसन में दोनों हाथों को पीछे की ओर ले जाते हैं, यदि एक सही अलाइनमेंट में पीछे की ओर जाएं और सही तरीके से हम अपने एंकल्स को पकड़ें या अपने जो जॉइंट है उसको पकड़ें और उसके बाद शोल्डर ब्लेड को ओपन करें, और तो ये शोल्डर ब्लेड जो है दोनों साइड में, ये दोनों स्पाइन को जो कि स्पाइन इस प्रकार से है उसको दबाएंगे, वो दबाएंगे तो वो साइड से वो सीधी होगी। तो हमारी जो सर्वाइकल पार्ट की स्पाइन है उसको सीधी करने में सहायता मिलती है, जिससे गर्दन भी और लंबी होगी और थायराइड के फंक्शन के ठीक होने में भी सहायता मिलेगी। तो इसलिए इस आसन का अभ्यास हम करते हैं। अब इस आसन के और क्या लाभ हो सकते हैं उसके विषय में भी हमें थोड़ा सा जानना चाहिए। जैसे कि आसन में हमारा सिर ऊपर जाता है और नर्वस सिस्टम के लिए भी ये काम करता है, ऊपर जाता है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर एक स्थिति और बनती है जो कि हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड पर प्रभाव डालने वाली होती है, क्योंकि इस स्थिति में हम जो हमें लाभ मिलेगा वो मोर ऑफ ग्रेविटी मिलेगा। जो ग्रेविटी होती है ना, ग्रेविटी के अगेंस्ट कुछ नहीं होता है। अगर ज्यादा देर हुआ तो शरीर का सर्कुलेशन भी धीरे धीरे मंद पड़ जाएगा। तो इसी प्रकार से जब हम पीछे जा रहे हैं तो ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहे हैं, और उस स्थिति में हमारा सिर पीछे की ओर चला गया है पूरा, और हमारे शोल्डर्स ने सपोर्ट किया हाथों के कारण से, पैरों ने हाथों को खींचा। तो उस प्रकार से जब हम उसके ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहे हैं तो जो ब्लड सर्कुलेशन है हेड का वो टुवर्ड्स बैक साइड होगा, जो सिर के पिछले भाग की ओर भी प्रभावित होगा, और वहाँ की जो नस नाड़ियां हैं उनको खोलने में, उनके अंदर संचालन करने में सहायता करेगा। तो इस प्रकार से इसके बहुत सारे लाभ हैं। अब इसका और लाभ क्या है उस पर भी ध्यान देना चाहिए। हमारे दोनों हाथों का और पैरों का विकास होगा। हमारे कैसे होगा? इस आसन में यदि हम घुटने खोल देंगे तो सारा प्रेशर लोअर बैक पे आएगा, जो कि आपके शरीर के सामने थाई, घुटना और सामने की जो जो पूरा का पूरा पैर है पंजे तक, सामने भाग पर उस सब पर आना था। ठीक है। जब वो उन मसल्स की एक्सरसाइज इस उसमें आसन में होती है जिनका प्रयोग हम यूजुअली नहीं करते। जैसे कि अपना पैर रखिए बिल्कुल उसके सामने, देखिए, बैठ ऐसे, ऐसे सामने आइए। हाँ रखिए। ये सामने की जो मसल्स है पिंडली, नहीं एक पैर फैला लीजिए। हाँ, ये जो सामने की मसल्स हैं ये वाली, इनका इनका प्रयोग हम कम करते हैं, बहुत कम। पर ये एक आसन ऐसा है जिसमें इनका ये मसल भी सामने की एक्टिव होती है, थाई की होती है, नीच की होती है, ये भी होती है, क्योंकि इसमें तो फ्लेक्स रहेगा। तो ये आसन बहुत लाभकारी बन जाता है इस स्थिति में। ठीक है। तो ये आसन इस प्रकार से बहुत लाभकारी हो जाते हैं, जो हाथों के जॉइंट, कंधों के जॉइंट, एंकल, घुटने के जॉइंट और हिप जॉइंट को भी इफेक्ट करता है और उनको बैलेंस करने में भी सहायता करता है। तो अभी ये धनुरासन के विषय में हमने उसके अलाइनमेंट के विषय में समझा, उसको जाना, उसके लाभ के विषय में हमें थोड़ा चर्चा की। अब इसी प्रकार से एक आसन और है, वो है शलभ आसन। ये भी विशेष आसन है। तो शलभ आसन जो है उसका अभ्यास कैसे सही तरीके से किया जाए और वो किस प्रकार के रोगों को दूर कर सकता है। शलभ आसन एक ऐसा आसन है जो मेरे अनुभव में भी आया है और बहुत से गुरुजनों के भी अनुभव में आया है। यदि हम उसको सही अलाइनमेंट में करें तो स्लिप डिस्क, कमर का दर्द, इनमें बहुत बहुत मुख्य, बहुत बहुत अच्छा आसन, व्यक्ति को बहुत ही
आराम पड़ता है यदि व्यक्ति उसको सही ढंग से करे तो, और रोग भी दूर करने में पूरी सहायता करता है और रोग को दूर करने की एक क्षमता भी रखता है। ये ऐसा आसन है। स्लिप डिस्क के लिए तो ये बेस्ट है ही। ठीक है। तो इस आसन के अंतर्गत क्या होता है कि खाली हमारा जो स्पाइन है वो ठीक नहीं, उसका कार्य नहीं है। हम समझते हैं कि हमारी स्लिप डिस्क में क्या खराब होता है, बताइए क्या होता है। यदि किसी को स्लिप डिस्क हुआ तो उस समय हमारे कमर में दर्द होगा, है ना। कमर में दर्द होगा, रीढ़ की हड्डी में, तो धीरे धीरे हमारे पैर जो है निष्क्रिय होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है। अब इस आसन के अंदर अंतर्गत क्या होता है कि हमारे पंजे से लेके हिप्स तक, मतलब पंजा, एड़ी, हमारी जो काफ मसल है, हमारा घुटना है, हमारी थाई है, हमारा हिप है, ये सारे एंगेज होके एक हो जाते हैं। ठीक है। उसके पश्चात इनको ऊपर उठाया जाता है। तो इसका अर्थ है इनकी शक्ति बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और इनका जो स्पाइन से कनेक्शन है, ठीक है, वो मजबूत होता है, दोनों चीज। तो जब हमारे पूरा वेट उठेगा पीछे से, हाथों के जो पूरा पूरा बॉडी वेट है वो उधर शिफ्ट हो जाएगा और उसको उठाया जाएगा, तो क्या होगा, हमारे जो खिंचाव का जो आरंभ होगा वो नीचे से आरंभ होगा, मतलब नाभि के नीचे से वहां से खिंचाव उत्पन्न होना शुरू होगा। तो क्या होगा उससे, जो इंटेस्टाइन से संबंधित रोग हैं, या स्त्रियों से संबंधित रोग हैं, या पुरुष के जो संबंधित रोग हैं, इनमें बहुत ही लाभ मिलेगा, इन रोगों को दूर करने में बहुत ही सहायता करेगा। ठीक है। अब इस आसन को सही ढंग से कैसे करें उसका हम अब देखते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया, सबसे पहले तो सही अलाइनमेंट में पेट केवल लेट जाना है, दोनों पैर जोड़ने हैं, परंतु हाथों की हथेलियों को इस पर ऐसे नहीं रखना है। हाथों की हथेलियां ऐसी होंगी, मतलब इसका ऊपर का भाग जमीन पर होगा, और तब दोनों हाथ अपनी जंघा के नीचे जाएंगे। बहुत अच्छा। अब दोनों हाथ जंघा के नीचे जाने के पश्चात सही अलाइनमेंट में करने के लिए अपने एल्बोज को सीधा कीजिए, शोल्डर को एक्टिव कीजिए, ओपन देम बैक। हाँ, और फिर यहाँ पर एल्बो को सीधा कीजिए, और जो आपकी पाम है, इसका जो ऊपरी भाग है, इसको जमीन पर दबाइए, ये वाला भाग, इसको पूरा स्थापित कीजिए, रिस्ट समेत ये वाला हिस्सा पूरा इस पर जमीन पर लगे। फिर अपने दोनों पंजों को दबाइए, पंजों को दबाकर घुटनों को उठाइए, घुटनों को उठाकर श्वास भरते हुए घुटनों को उठाइए, अपने पैरों को धीरे से ऊपर उठाइए, घुटनों को नहीं मोड़ना है। यदि घुटने थोड़े से भी मुड़े तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो बॉडी वेट है वो डायरेक्टली इधर अटैक करेगा, और इसमें पेन होगा या दर्द होने की संभावना बनी रहेगी। तो ये आप 1 सेंटीमीटर उठाइए, उठाइए, घुटने सीधे कीजिए, 100% कीजिए, और कीजिए, और एक्टिव कीजिए। 1 सेंटीमीटर उठाइए, बस, बस इतने उठाइए, कोई बात नहीं, इतना सा उठाइए। पर क्या करना है, पंजे से लेके हिप तक पूरा फील होना है, फील होता है ना। जैसे ही घुटने सीधे हुए, ये यूनियन में आ जाएगा, ये सब जुड़ जाएगा, ये सब एक हो जाएगा, ये योग हो जाएगा। ठीक है। उसके पश्चात जब ये पूरा एक योग हो जाएगा, इसके पश्चात जब हम इस पैर को, दोनों पैरों को ऊपर उठाएंगे, तो दोनों पैर यहाँ से नहीं ऊपर उठेंगे, दोनों पैर पेल्विक से ऊपर जाएंगे। समझ रहे हैं। जब ये पेल्विक से ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर जो भी समस्या होगी, स्पाइन अभी ऐसा है तो ये ऐसे होनी, सीधी होनी शुरू हो जाएगी, थोड़ी थोड़ी उसकी मसल्स जो है वो सब अलाइनमेंट में आ जाएगी, यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी और स्पाइन पूरी धीरे धीरे सीधी हो जाएगी। ठीक है। जिससे कि स्लिप डिस्क जैसे रोगों के जो दुष्प्रभाव हमारे पैरों पर पड़ते हैं उनको दूर करने में सहायता मिलेगी, क्योंकि उससे हमारे स्लिप डिस्क हो या साइटिका हो, उनसे हमारी जो नर्व इफेक्ट होती है तो पैरों की शक्तियां समाप्त हो जाती है। तो इस अभ्यास को करने से पैरों की शक्तियां, पैरों की जो मसल्स हैं जिनका प्रयोग पहले कभी नहीं हुआ है, वो एक्टिव होती है। तो इसका जो प्रभाव होगा वो हमारा कम पड़ेगा या उसका प्रभाव नहीं होगा। तो शलभ आसन का ये सिंपल सा अभ्यास है, इसके अंदर कोई और मूवमेंट ना हो, चेहरा स्थिर हो, आंखें खुली हुई, एक जगह देखती हुई, या आंखें बंद। धारणा रोग अनुसार, कि मेरा यदि कमर में दर्द है या स्लिप डिस्क है तो स्लिप डिस्क के लिए धारणा, मेरा ये रोग ठीक हो रहा है, या वैसा दर्द है तो मेरा ये रोग ठीक हो रहा है, या पुरुष या स्त्री संबंधित रोग हैं
तो उसके लिए वैसी धारणा हम करें, तो हमें अवश्य ही लाभ मिलेगा। इसके अंदर अलाइनमेंट में याद रखना है कि घुटने सीधे रहने हैं, पंजे जुड़े हुए हैं, एड़ी जुड़ी हुई है, और तब शरीर को ऊपर उठाना है। पंजे से लेके हिप्स तक ये सब एक हो जाए, इसके अंदर अंतर ना हो। घुटने जैसे मुड़े, ये टूट जाएगा, एक नहीं रहेगा। तो इस प्रकार हम शलभासन का सही तरीके से अभ्यास करेंगे तो हमें पूर्ण लाभ मिलेगा। ठीक है, अब धीरे से नीचे आ जाइए और हाथ भी उठ जाए। अभी हमने शलभासन किया, शलभासन की जो क्रिया है उस पर थोड़ी चर्चा की और उसको करने का प्रयास भी किया। तो उससे क्या क्या लाभ हो सकते हैं, इस विषय पर भी चर्चा हुई। तो मुख्यतः यह आसन जो हमारी नाभि से नीचे है के अंग हैं उन पर प्रभाव डालने वाला है। ठीक है, इस आसन में एक चीज, सभी आसनों में एक ध्यान रखने योग्य जो वस्तु है वो है हमारा मूल बंध। तो मूल बंध का अभ्यास जरूर करें, जिससे कि हमें पूर्ण लाभ मिल सके, और पैर से लेके हिप्स तक ये एक हो सके, उसको करने में भी मूल बंध सहायता करेगा। घुटनों के अंदर जो शक्ति नहीं है इस आसन के अंदर, इस स्थिति में उसके अंदर शक्ति को बढ़ाने में सहायता करेगा। तो ये आज 3 जो आसन है, इन आसनों को हम यदि नित्य प्रति करें, एवरीडे, जो प्रत्येक दिन इनका यदि हम अभ्यास करें, तो हम अपने शरीर के बहुत सारे रोगों से मुक्ति पा सकते हैं, या हम उनसे रोगों से बचे रह सकते हैं। तो ये तीनों आसन हमें प्रत्येक दिन करने चाहिए, सभी को करने चाहिए, क्योंकि ये आसन, तीनों आसन एक ऐसी स्थिति भी है जो कि हमारे 24 घंटे का जो शरीर की पोजीशन है उसके अपोजिट में है, उसके विपरीत है, जो कि अच्छा है। ठीक है, 24 घंटे ऐसे रहते हैं तो भुजंग में धनुर में उल्टा होते हैं, तो ये हमारे शरीर के लिए बहुत बहुत अच्छा है। तो इस प्रकार से तीनों आसन महत्वपूर्ण है, इनका डेली अभ्यास करें। आशा है आप सभी को यह लेक्चर अच्छा लगा होगा, और आपका और रामानुज कॉलेज का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमस्ते, जय गुरु।